नमस्कार दोस्तों, टाइमलेस हिस्ट्री सागर चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मगध के राजवंश। मैंने एक वीडियो में आपको 16 महाजनपद पढ़ाए थे। मैंने बताया था कि इन 16 महाजनपदों में संघर्ष का दौर चल रहा था और संघर्ष के दौरान इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली जनपद के रूप में उभर कर आया था वो था मगध। तो मगध में कुछ राजवंशों ने शासन किया, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो इन वंशों को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि इन वंशों में किन किन राजाओं ने शासन किया था। तो आइए देख लेते हैं मगध के राजवंश को स्टार्टिंग से। मगध पर शासन करने वाला प्राचीनतम राजवंश बृहद्रथ वंश था और इसके संस्थापक बृहद्रथ थे। इसीलिए इस वंश का नाम बृहद्रथ वंश पड़ा था। इसने अपनी राजधानी ग्रीव्रज बनाई थी और बृहद्रथ की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जरासंध इस वंश का शासक बना था। जरासंध इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, लेकिन किसी कारणवश इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद मगध पतन की ओर जाने लगता है। इस वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। रिपुंजय की हत्या उसके ही मंत्री पुलिक ने कर दी और पुलिक ने अपने राजा की हत्या करके अपने पुत्र बालक को मगध का शासक बना दिया। तो इस प्रकार से जो ये बृहद्रथ वंश चल रहा था इसका पतन हो गया। कुछ समय पश्चात मगध के ही एक सामंत महीय ने इस बालक की हत्या करके अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठा दिया। तो बिंबिसार के मगध पर बैठने के बाद ही मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शुरू हुआ। तो यहाँ से बृहद्रथ वंश हो जाता है समाप्त और स्टार्ट करेंगे हम हर्यक वंश, जिसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले हर्यक वंश को। हर्यक वंश, जिसे प्रत्यहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया और इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। 544 ईसा पूर्व में जब बिंबिसार गद्दी पर बैठा था तो उत्तर भारत में 3 अन्य शक्तिशाली वंश कौशल, वत्स, अवंती शासन कर रहे थे। अब अगर बिंबिसार को अपने साम्राज्य का विस्तार करना है तो इन शक्तिशाली वंशों को पराजित करना पड़ेगा या फिर इनसे मित्रता करनी पड़ेगी या फिर इन तीनों शक्तिशाली राज्यों को अपने साम्राज्य में विलीन करना पड़ेगा। तो अपने साम्राज्य विस्तार और अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए बिंबिसार ने एक कूटनीति का सहारा लिया। सबसे पहले इसने क्या किया? जो शक्तिशाली राजवंश थे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। तो आइए देख लेते हैं कि बिंबिसार ने कहां कहां से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। सबसे पहले इसने कौशल के शक्तिशाली इक्ष्वाकु वंशीय शासक महाकौशल की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह किया। तो कौशल यहाँ से विवाह करने के बाद इसके कौशल से जो संबंध थे वो मधुर हो गए। और दूसरा, इसे दहेज के रूप में काशी ग्राम प्राप्त हुआ बिंबिसार को। ठीक है, तो क्या मिला इसे यहाँ से विवाह करने के बाद? एक तो कौशल राज्य से संबंध जो थे वो अच्छे हो गए और दूसरा दहेज के रूप में उसे काशी ग्राम प्राप्त हो गया। तो एक विवाह उसने किया कौशल की राजकुमारी से, दूसरा इसने किया वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री छलना से विवाह किया। तो वैशाली के राजकुमारी से विवाह करने के बाद इन्हें लिच्छवियों का सपोर्ट प्राप्त हो गया। और तीसरा विवाह इन्होंने किया मध्य देश पंजाब की राजकुमारी छेमा से। तो इस तरीके से 3 जगह से बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके यहाँ से अपने संबंध मधुर बना लिए, ताकि आगे चलकर उसे अपने साम्राज्य का विस्तार या फिर युद्ध वगैरह करना पड़े तो ये तीनों राज्य उसका सपोर्ट करें। अब वैवाहिक संबंध के द्वारा बिंबिसार ने कई राज्यों से मित्रता कर ली, लेकिन उस समय अवंती भी एक ऐसा राज्य था
जो शक्तिशाली रूप में उभर रहा था और मगध के उत्कर्ष के लिए अवंती से मित्रता करना आवश्यक था बिंबिसार के लिए। और अवंती का शासक जो प्रद्योत था वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। इसीलिए मगध की सुरक्षा और साम्राज्य विस्तार के लिए बिंबिसार ने प्रद्योत से आजीवन मित्रता रखी। कहा जाता है कि बिंबिसार ने अपने एक राज्य वैद्य को प्रद्योत की सेवा के लिए भी भेजा था। ठीक है, तो उसने क्या किया, अवंती से मित्रता कर ली। इसके बाद अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उसने अंग पर आक्रमण किया था, अंग राज्य पर, और इस अंग राज्य को मगध में विलीन कर लिया था। तो ये तो था, इस तरीके से बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया वैवाहिक संबंध के द्वारा और वहाँ के राजाओं से मित्रता करके। इसके अलावा कुछ बिंदु हैं बिंबिसार के बारे में, जैसे उसके शासन में जो भूमि कर था वो कुल उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था और धर्म सहिष्णु शासक था, यानी कि अन्य धर्मों के प्रति भी उसका जो स्वभाव था वो उदार था। आगे चलकर बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बहुत सारे कारण बताए गए। जैसे जैन ग्रंथों के अनुसार बताया गया कि जो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, उसे राज्य प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा थी, इसलिए इसने अपने पिता बिंबिसार को कारागार में डाल दिया था। लेकिन बाद में अपनी माता छलना के द्वारा समझाने पर इसने अपने पिता बिंबिसार को कैद से मुक्त कर दिया था। लेकिन बिंबिसार दुखी हो गया था कि मेरे पुत्र ने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए बिंबिसार ने आगे चलकर आत्महत्या कर ली। तो ये बताया गया था जैन ग्रंथ के अनुसार। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बताया गया था कि अजातशत्रु को प्रत्यहंता कहा गया, मतलब कि अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या की थी। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार बताया गया था कि जो महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे देवदत्त, उनके द्वारा भड़काए जाने पर अजातशत्रु ने बिंबिसार को बंदी बना लिया था, अपने पिता को बंदी बना लिया था। और बंदी गृह में ही भूख प्यास से तड़प तड़प कर बिंबिसार की 492 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। तो इसी प्रकार से अलग अलग ग्रंथों के द्वारा अलग अलग मृत्यु का कारण बताया गया था। बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु शासक बनता है, जो 492 ईसा पूर्व से 462 ईसा पूर्व तक शासन करता है। अजातशत्रु को कुड़िक नाम से भी जाना जाता है। तो अजातशत्रु शासन पर बैठते ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू करता है। भले ही अजातशत्रु प्रत्यहंता था, उसने अपने पिता की हत्या की थी, लेकिन योग्यता और पराक्रम में वो अपने पिता से कम नहीं था। सिंहासन पर बैठते ही उसने मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत सारी नीतियां अपनाई। सबसे पहले उसने राजगृह को मजबूत किया और पाटलिपुत्र नामक छोटे दुर्ग का निर्माण किया, जो आगे चलकर मौर्यों की राजधानी बनी। तो अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत सारे युद्ध किए। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले उसने कौशल से युद्ध किया, क्योंकि उसके पिता बिंबिसार की मृत्यु हो गई थी। तो बिंबिसार की मृत्यु के बाद दुखी होकर उसकी पत्नी कौशल देवी की भी मृत्यु हो जाती है। जिस समय कौशल देवी की मृत्यु हुई थी उस समय कौशल में उसका भाई प्रसेनजीत शासन कर रहा था। तो कौशल में बहन और बहनोई की मृत्यु से परेशान होकर प्रसेनजीत ने क्या किया, जो काशी ग्राम उसने दहेज में दिया था अपनी बहन को, वो काशी ग्राम को दोबारा ले लेता है, उस काशी ग्राम पर दोबारा अधिकार कर लेता है। इसीलिए अजातशत्रु ने कौशल पर आक्रमण किया था। प्रसेनजीत और अजातशत्रु दोनों के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन अजातशत्रु इस युद्ध में पराजित होकर बंदी बना लिया गया। प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को बंदी बनाने के बाद उसकी हत्या नहीं की, बल्कि प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। तो इस प्रकार इस विवाह से कौशल और मगध राज्य के जो संबंध बेकार हुए थे बीच में, वो फिर से मधुर हो गए। ठीक है, तो उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौशल से युद्ध किया था, क्योंकि उससे काशीग्राम वापस ले लिया गया था। दूसरा युद्ध इन्होंने वैशाली पर किया। वैशाली पर लिच्छवी वंश शासन कर रहा था और कौशल से मित्रता करने के बाद वैशाली के शक्तिशाली वज्जी संघ से भी अजातशत्रु ने युद्ध किया था। तो अलग अलग ग्रंथों के द्वारा अलग अलग कारण बताए गए हैं वैशाली पर आक्रमण करने के।
तो जैन साहित्य के अनुसार बताया गया है कि बिंबिसार ने अपनी पत्नी छलना से उत्पन्न दो पुत्र हल्ल और बेहल को कुछ उपहार दिए थे। सेचनक नामक हाथी और 18 लड़ियों की माला उपहार दी थी बिंबिसार ने इन दो बच्चों को। लेकिन जब अजातशत्रु शासक बना तो शासक बनने के बाद अपनी पत्नी पद्मावती द्वारा प्रेरित किए जाने पर हल्ल और बेहल्ल से उपहार वापस मांगा जो उनके पिता ने उनको दिया था। तो ये हल्ल और बेहल दोनों क्या करते हैं, इन उपहारों के साथ अपने नाना चेटक के पास पहुंच जाते हैं वैशाली, और पीछे पीछे अजातशत्रु भी पहुंच जाता है वैशाली। तो अजातशत्रु अपने नाना चेटक से हल्ल और बेहल को वापस मांगता है, लेकिन चेटक हल्ल और बेहल को वापस देने से इनकार कर देता है। इसीलिए अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया था। तो जैन साहित्य के अनुसार आक्रमण का कारण ये उपहार बताए गए थे। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बताया गया था कि वैशाली और मगध के बीच जो बहने वाली गंगा नदी थी, उसके किनारे रत्नों की खान थी। तो इस रत्नों की खानों पर दोनों राज्यों का अधिकार था, लेकिन कुछ वर्षों से वैशाली राज्य ही इस खान का प्रयोग कर रहा था। इसीलिए अजातशत्रु ने इस वैशाली पर आक्रमण किया था। लेकिन जो भी कारण रहा हो, वास्तविक कारण तो भाई अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अजातशत्रु क्या कर रहा था, आक्रमण कर रहा था। तो वैशाली बहुत शक्तिशाली गणराज्य था और उसको पराजित करना इतना आसान नहीं था। इसलिए अजातशत्रु ने क्या किया, अपने मंत्री वत्स्यकार और सुनीत को फूट डलवाने के लिए वैशाली भेज दिया, और वत्स्यकार और सुनीत ने वैशाली में फूट भी डलवा दी। इसके बाद अजातशत्रु ने घोषणा की थी कि मैं इस वज्जी संघ को यानी कि वैशाली गणराज्य को नष्ट कर दूंगा, चाहे वे कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं इसका सर्वनाश करूंगा। दोनों के बीच में, अजातशत्रु यानी कि मगध और वैशाली के बीच में 16 वर्षों तक युद्ध चला था। दोनों राज्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में अजातशत्रु को विजय प्राप्त हुई थी। तो इस तरीके से जो वैशाली गणराज्य था वो भी किसके अधीन हो गया था, अजातशत्रु के अधीन हो गया था। इसके बाद एक और शक्तिशाली राज्य था अवंती। तो अजातशत्रु ने देखो वैशाली, मल्ल, काशी, इन सारे जनपद को मगध में विलीन कर लिया था। तो अजातशत्रु की इस सफलता को अवंती का शासक प्रद्योत सहन नहीं कर पा रहा था। इसीलिए प्रद्योत अजातशत्रु पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित होने लगा। अजातशत्रु ने प्रद्योत के आक्रमण की आशंका से क्या किया, अपनी राजधानी को किलेबंदी करवा ली। लेकिन किसी भी स्रोत से ये जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है कि अवंती और मगध के बीच युद्ध हुआ था या फिर प्रद्योत ने मगध पर आक्रमण किया था या नहीं। इस बात की जानकारी किसी भी स्रोत से हमें प्राप्त नहीं हुई है। अजातशत्रु के बाद अजातशत्रु तो शक्तिशाली शासक था, उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अजातशत्रु के बाद उसका उत्तराधिकारी, उसका पुत्र उदयन गद्दी पर बैठा और इसने अपनी नई राजधानी पाटलिपुत्र का निर्माण किया। क्योंकि जो राजगृह थी वो एक कोने में बसी थी और मगध का साम्राज्य काफी विस्तृत हो चुका था, तो इसीलिए इसने अपनी नई राजधानी बनाई पाटलिपुत्र, क्योंकि पाटलिपुत्र बीच में थी। उदयन की मृत्यु के बाद उसके जितने भी उत्तराधिकारी आए वो अयोग्य और दुर्बल थे। अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक, ये तीनों अपने पिता की हत्या करने के बाद शासक बने थे। इसीलिए जनता इनसे बहुत ज्यादा त्रस्त थी, क्रोधित थी, और क्रोध में जनता ने पूरे राज परिवार को निष्कासित करके नागदशक के एक योग्य मंत्री शिशुनाग को सिंहासन पर बैठा दिया। तो इस प्रकार से जो हर्यक वंश का शासन चल रहा था उसका पतन हो गया और अब मगध में एक नए वंश की शुरुआत हुई, शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश कंप्लीट हो गया। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।